today we are discussing about is pollen pistil interaction. ठीक है ना बेटा, ये हमारा टॉपिक रहेगा. अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम ये बोलेंगे ऑल दोज इवेंट्स. सो ये इन्वॉल्व करता है वो सारे इवेंट्स विच आकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी आफ्टर पॉलिनेशन. दैट मीन जो पॉलिनेशन की बात होगी, दैट मीन पॉलन ग्रेन डिपॉजिट हो गया स्टिग्मा के ऊपर. अब जो भी इवेंट होगा, अब जो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, ठीक है ना, जो इवेंट होगा, और कहाँ तक, अप टू दैट कि पॉलन ट्यूब इंटर हो जाए थ्रू स्टाइल, और स्टाइल के थ्रू ओवरी के अंदर और अव्यूल के अंदर चला जाए, वहां तक जो पूरा इवेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. ठीक है बेटा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? आफ्टर पॉलिनेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द अव्यूल. यहां तक जो इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. ठीक है ना. अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती है, कौन से इवेंट्स ऐसे. पहली चीज यह है कि हमारे पास पोलन ग्रेन जो है, इट विल डिपॉजिट ऑन टू द स्टिग्मा. ये पहले डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर. उसके बाद ये दो कंडीशन हो सकते हैं, इधर पोलन गेट्स एक्सेप्टेड और इट गेट्स रिजेक्टेड. अगर रिजेक्ट होगा तो रीजन क्या होगा? तो पहला रीजन जो हो सकता है, मे बी इट मे बी ऑफ ए डिफरेंट स्पीशीज. ये कोई डिफरेंट स्पीशीज का पोलन ग्रेन था, इसका अपने स्पीशीज का नहीं था, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये चांसेस भी. और दूसरी चांस ये कि ये क्यों रिजेक्ट हो सकता है, मे बी इट मे बी इट मे बी इनकम्पैटिबल. ये इनकम्पैटिबल था, इसके लिए कंपैटिबिलिटी नहीं थी, जेनेटिक रिजेम्बलेंस नहीं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है. सो इनकम्पैटिबिलिटी और डिफरेंट स्पीशीज. अब दिस पोलन ग्रेन मेक इट एक्सेप्टेड बाय द स्टिग्मा. अब उसके लिए भी रीजन है. पहला रीजन ये है कि मे बी ये जो पोलन ग्रेन होगा, इट विल बी ऑफ अ सेम स्पीशीज एंड इट विल बी ए कंपैटिबल. ये कंपैटिबल होगा, तभी तो ये एक्सेप्ट पहले करेगा. उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप व्हाट हियर वी हैव. तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे पहले, तो हम ये बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स all those events which occur after pollination till entry of pollen tube into the ovule. तो इस सारे को हम क्या बोलेंगे बेटा? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. अब मैंने आपको बताया, से फॉर इंस्टेंस हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं. सी दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. और ये आप समझ लो, ये ओवरी के अंदर हमारे पास अव्यूल है. ठीक है ना बेटा. अब पोलन ग्रेन जो है, ये डिपॉजिट हो जाएगा, इट विल गेट डिपॉजिट ऑन टू द व्हाट? ऑन टू द स्टिग्मा. अब ये डिपॉजिट हो गया स्टिग्मा के ऊपर, पॉलिनेशन हो गई, क्योंकि ट्रांसफर तो पोलन ग्रेन हो गया. अब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, अब कंडीशन है, मैंने पहले ही बताया. पहली कंडीशन ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट स्टेप को देखेंगे, स्टेप इसका, तो स्टेप्स में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. पहले जो हम देखेंगे तो हम बोलेंगे पोलन ऑन स्टिग्मा. पोलन ऑन स्टिग्मा तो क्या हो गया बेटा? पॉलिनेशन हो गई, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर तो पोलन आ गया. अब कंडीशन दो है यहाँ पे, या ये पोलन हो सकता है रिजेक्टेड. अगर रिजेक्ट होगा तो रीजन क्या होगा? तो रीजन हो सकता है कि ये पोलन में बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. ये पोलन जो था ये डिफरेंट स्पीशीज का था, या हम बोलेंगे ये पोलन क्या था? ये इनकम्पैटिबल था. तो दो चीजें आप यहां पे याद रखो. ठीक है ना बेटा.
और दूसरी बात यह है कि ये पोलन जो है इट मे गेट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो अगर एक्सेप्ट हो सकता है तो रीजंस क्या हो सकते हैं, ये सेम स्पीशीज का होगा, ठीक है ना, या ये हो सकता है कंपैटिबल, ठीक है बेटा। दो चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंड यहाँ पे भी करनी और वहां पे भी। अगर आपसे कोई बोलेगा कि एक पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो गया, अब वो पॉलन उसको उस स्टिग्मा जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो रिजेक्ट के रीजंस आपको पता होने चाहिए। तो रिजेक्शन का रीजन जो पहला रहेगा दैट विल बी डिफरेंट स्पीशीज एंड इनकम्पैटिबिलिटी होगी, या आप बोलोगे एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, रीजन क्या होगा, सेम स्पीशीज होगी या कंपैटिबल स्पीशीज होगी, या कंपैटिबल क्या बोलेंगे पॉलन होगा इसके लिए। उसके बाद क्या होगा, देखो लिसन टू मी, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूंगा एक बार फिर से हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने बोला कि यहाँ पे पॉलन जो है डिपॉजिट हो गया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो अगर ये स्टिग्मा है हमारे पास, समझ लीजिए स्टिग्मा स्टाइल एंड एन ओवरी है, ये पिस्टल है हमारे पास। अब हमने देखा कि यहाँ पे इसको क्या हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर डिपॉजिशन ऑफ पॉलन होगी, समझ, ये जो ब्लैक वन में बता रहा हूँ ये पॉलन है, पॉलन डिपॉजिट हो गया। अब क्या करेगा, नाउ स्टिग्मा विल सिक्रीट द सिक्रीशन, स्टिग्मा जो है if it is compatible, it is accepted, what will happen, the stigma will secrete the secretions, that secretions gets absorbed by the pollen grain। अब वो secretions क्या है, वो secretions हो सकती है sugar and water, what, sugar and water, point to be noted। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि पोलन स्टिग्मा के ऊपर है तो कौन सा ऐसा कोई एलिमेंट हमें बताओ या कोई केमिकल ऐसे बताओ जो इसमें हेल्प करता है, तो याद रखोगे इसमें जो हेल्प करता है, द केमिकल विच हेल्प्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, दिस पोलन बाय द स्टिग्मा इज अ बोरॉन। व्हाट इज दैट, बोरॉन, याद रखोगे। बोरॉन एक ऐसा केमिकल है जो हेल्प करता है हमें किसमें, तो acceptance of the what, pollen by the stigma, that is the boron, a chemical। Now what will happen, there will be the secretions of what, secretions from what, tell me all, secretions from stigma which gets absorbed by the pollen grain। तो हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट टर्म में secretion by stigma। अब उस सिक्रीशन के अंदर होगा क्या क्या, कंटेन्स शुगर एंड वाटर, कंटेन्स शुगर एंड वाटर, और वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्ड बाय पोलन। तो अगर एक केमिकल जो है हमें हेल्प करता है किसमें, हमें हेल्प करता है इसमें कि एक्सेप्टेंस में, देन वी कैन से। तो अगर हमारे पास एनसीईआरटी की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे तो एनसीईआरटी हमें बता रही है कि देयर इज अ केमिकल डायलॉग बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन। तो हम ये बोलेंगे कि एनसीईआरटी बोलती है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए, व्हाट इज देयर इज अ केमिकल डायलॉग बिटवीन व्हाट, पोलन ट्यूब एंड बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। एक केमिकल डायलॉग होता है इनके बीच में, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट होगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। तो हम बाद में देखेंगे, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए, ये पॉइंट एनसीईआरटी का है, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए देयर इज अ केमिकल डायलॉग between pollen grain and stigma। इनके बीच में क्या होता है बेटा, केमिकल डायलॉग होता है। अगर वो डायलॉग मैचअप हो गया तो एक्सेप्टेंस होगी, मैचअप नहीं हो गया तो रिजेक्शन होगी। ये पॉइंट आप याद रखोगे। सो सिक्रीशन बाय स्टिग्मा, व्हाट इज सिक्रीशन, शुगर एंड वाटर, एंड दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन जो है उसको क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। अब जब पोलन ग्रेन ने इस चीज को एब्सॉर्ब किया, अब क्या होगा, देयर विल बी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। मैंने आपको बताया था कि ये रिमेंबर करोगे आप, जब मैंने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने आपको बोला था एक पोलन ग्रेन के अंदर अगर हम देखेंगे हमारे पास दो तरह की सेल्स होती है,
एक होता है उसके पास दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल विच इज अ लार्जर सेल, और दूसरी होती है जनरेटिव सेल विच इज अ स्मॉलर सेल। उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉलन ट्यूब इज कवर्ड बाय टू कवरिंग्स, एक होता है इंटाइन और दूसरा होता है एक्साइन, ठीक है ना बेटा। और फिर मैंने साथ ही में आपको बोला था कि किसी जगह पे एक्साइन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, किसी जगह पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता है, तो अगर एक्साइन प्रेजेंट उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। अब अगर आपसे कोई पूछेगा पोलन ट्यूब बनता कहाँ से, पोलन ट्यूब बनता है इंटाइन से। किससे बनता है? और कहाँ से पास ऑन होता है, इमर्ज कहाँ से होता है? थ्रू जर्म पोर। तो बाहर वो निकलता है जर्म पोर से। लेकिन अगर मैन सेल उसको फॉर्म करने के लिए कौन है, वो है वेजिटेटिव सेल। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे, ठीक है ना बेटा। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन अब क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब अगर एक बन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोसाइफोनस। अब ये भी हो सकता है पोलन ट्यूब बहुत सारे बनेंगे क्योंकि जर्म पोर्स बहुत सारे, अगर बहुत सारे पोलन ट्यूब बन गए देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू कॉल पॉलीसाइफोनस, जब बहुत सारे पोलन ट्यूब बनेंगे। लेकिन याद रखोगे एंट्री जो स्टाइल के अंदर करेगा वो एक ही पोलन ट्यूब होगा, चाहे क्यों ना बहुत ज्यादा पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाए, लेकिन एंट्री जो करेगा वो कौन होगा, एक ही पोलन ट्यूब। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। तो अगर हम इस चीज को देखें, मैं इसको रब करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखेंगे दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। और नेक्स्ट स्टेप जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जरा हम इस चीज को देखेंगे। अब मैं इसको जरा डायग्रामिकली पहले दिखाऊं आपको, आप समझ लीजिए हमारे पास क्या है, स्टिग्मा स्टाइल। मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाऊंगा ताकि चीज इसमें दिखनी चाहिए। स्टाइल एंड व्हाट इज दिस वन, दिस इज अ ओवरी, ठीक है बेटा। आप समझ लो ये यहाँ पे पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब यहां से डेवलप हो रहा है पोलन ट्यूब, ठीक है ना बेटा। तो किसके अंदर जा रहा है, स्टाइल के अंदर जा रहा है पोलन ट्यूब, ठीक है ना बेटा। तो मैंने आपको बताया अब एक पोलन ट्यूब भी डेवलप हो सकता है, दो पोलन ट्यूब भी डेवलप हो सकते हैं, मनी भी हो सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। लेकिन याद रखो कि एंट्री जो करेगा दैट विल बी ओनली वन पोलन ट्यूब। तो हम ये बोल सकते हैं, लिखो यहाँ पे नेक्स्ट वन दैट इज ए जर्मिनेशन। थर्ड स्टेप में लिख रहा हूं पोलन ट्यूब। बनेगा कहां से, मुझे याद रखो, बताओ। पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इन टाइम। याद रखोगे किससे बना है, नॉट एक्साइन, इन टाइम से बना है, ठीक है ना। एंड इमर्ज आउट थ्रू germination, germ pore. And enters into style. अब अगर एक पोलन ट्यूब बन जाएगा तो क्या बोलोगे, मोनोसाइफोनस, means one pollen tube formed. अगर बहुत सारे बनेंगे if many, then we call it polysiphonous. Polysiphonous. That means many pollen tubes. बट याद रखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो बताने जा रहा हूं वो ये है, only one pollen tube enters into style. खाली एक pollen tube जो है वो स्टाइल के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे बात की किसकी, स्टाइल की। मैंने बोला पोलन ट्यूब। अब देखो ये हमारे पास है कौन सी सेल, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन। अब यहां से हो रहा है डेवलप कौन सा, पोलन ट्यूब हो रहा है डेवलप। तो चांसेस ये है ना कि ये पोलन ट्यूब एयर में भी चला जा सकता था। बात आई मेरी समझ। मगर ये क्यों चला जाता है, किसकी ओर चला जाता है, स्टाइल की ओर। क्योंकि ये जो हमारे पास पोलन ट्यूब है इट इज कीमोट्रॉपिक इन नेचर। व्हाट इज इट, chemotropic in nature. That means
इट्स मूवमेंट इज टुवर्ड्स केमिकल। और केमिकल कौन सा प्रोड्यूस होता है स्टाइल के अंदर? स्टाइल के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये जो हमारे पास पॉलन ट्यूब है इट इंटर्स इनटू द स्टाइल, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम बोरॉन inositol is a chemical which is secreted by the style, and when it's secreted by the style, what happens? The pollen tube is showing the movement towards the chemical. तो अगर ये movement दिखाएगा towards chemical, अगर ये secretion होगी तो it will move through the style. तो हम ये बोल भी सकते हैं ना, यहाँ पे और एक point, pollen tube is chemotropic in nature. ठीक है ना बेटा? which means its movement is towards what? Style. Is towards style, is towards chemical. That is calcium boron inositol, which is secreted by style, That's why it moves towards this one. Style. ठीक है ना? Yes, sir. अब उसके बाद जो है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगा, जब स्टाइल के अंदर चले जाएगा, ग्रो करेगा। Yes. कहाँ पहुंचना है इसको? अव्यूल तक Yes, sir. पहुंचना तो अव्यूल तक है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, बिफोर वी डिस्कस द ग्रोथ, लेट्स हैव द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं। देखो बेटा, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे, एंजियोस्पर्म यू नो फ्लावरिंग प्लांट, यम तो फ्लावरिंग जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो हम ये बताएंगे उनके अंदर जब ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब होता है और उसके अंदर जो हम देख रहे हैं 2 सेल स्टेज होती है। वन इज अ वेजिटेटिव सेल, अनदर इज अ जनरेटिव सेल। Yes, sir. उसके बाद अगर आप देखोगे किसी में 3 सेल स्टेज होता है, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल न्यूक्लियर होते हैं। वो चीज़ हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना बेटा? देखो बेटा, ग्रोथ की बात करेंगे, सो पॉलन ट्यूब जो है ये ग्रो करेगा फ्रॉम स्टाइल, अब स्टाइल वाया ओवरी, उसके बाद ये चला जाएगा ओव्यूल के अंदर, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? डिजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेल न्यूक्लियर जब इसने डाल दिया किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर, अब इसका काम खत्म हो गया, डिजनरेट हो जाएगा। से फॉर इंस्टेंस इफ आई एम मेकिंग हियर अगेन अ स्टाइल, स्टिग्मा, ये समझ लो आप, ये स्टिग्मा है, और ये जो मैं बना रहा हूँ आपको बड़ा होके थोड़ा सा, व्हाट इज दिस? Style. स्टाइल है ये, और ये समझ लो आप ये ओवरी है। अब तो फिर थोड़ा इस चीज को क्लियर करूंगा आपको, ठीक है ना? आप समझ लो व्हाट इज दिस? दिस इज ए पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन था, अब उसने क्या फॉर्म किया? पॉलन ट्यूब, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. और कहाँ पे एंट्री की उसने? Style. स्टाइल के अंदर। अब 2 कंडीशन है, बात सुनना, ठीक है ना? Yes, sir. एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे 2 सेल स्टेज हो सकते हैं, इधर दिस में भी द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इज ए लार्जर वन, एंड दिस में भी द न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल, Yes, sir. तो 2 सेल स्टेज हो सकती है, Yes, sir. ठीक है ना बेटा? या ये स्टेज हो सकती है। उसके बाद जब ये ओव्यूल के अंदर जाना चाहेगा, व्हेन इट मूव्स डाउन, व्हाट हैपन हियर, मे बी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में तो यही है कि यहाँ पे क्या है, हम बोल रहे हैं 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज है, किसकी? पॉलन की, पॉलन की, ठीक है ना? Yes, sir. तो लेकिन अगर हम देखेंगे बाद में क्या होगा, ये मेन न्यूक्लियर जो है इट विल शो द डिवीजन, ये डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद इट विल मेक ए व्हाट? 2 मेन न्यूक्लियर। ये जो जनरेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, और एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे? 2 न्यूक्लियर, और ये बनेगी हमारे पास 3 सेल स्टेज। क्या बनेगी? 3 cell stage. 3 सेल स्टेज। और जब ये 3 सेल स्टेज बनेगी तो इसमें एक वेजिटेटिव सेल होगी 2 male. और हम बोलेंगे 2 मेल न्यूक्लियर होंगे। Yes, sir. तो ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, ये चीज़ का थोड़ा ये चीज़ जो है ये आपको क्या करनी है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास जो पोलन होता है उसकी 2 सेल स्टेज होती है मोस्टली इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। लेकिन जो ही वो क्या करते हैं,
जो है वो एंटर होते हैं इनटू द स्टाइल। अब उसके बाद क्या हो जाता है, जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड हो जाती है और एक न्यूक्लियस से दो मेन न्यूक्लियस बनाती है और हमारे पास जो है 3 सेल स्टेज जो है क्रिएट हो जाती है। और इस 3 सेल स्टेज में हम देखते हैं 1 वेजिटेटिव सेल है और 2 क्या होते हैं, मेल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग, ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, तो आप देखोगे उनके अंदर पोलन की जो स्टेज होती है क्या होती है बेटा, 2 सेल स्टेज होती है। ये पॉइंट आप लोगों को, ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की बात करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर मैं इसको रब करूं। तो हम ये बोलेंगे कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की बात करेंगे पहले। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जब हम ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो पोलन होता है, पोलन ग्रीन is having 2 cell stage in most of the angiosperms. Most of the angiosperms, ठीक है ना बेटा। है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी पूछा जाएगा कभी, पोलन की क्या है, ठीक है ना। उसमें क्या का होगा, having 1 vegetative cell, 1 vegetative cell, और दूसरी क्या होगी, and another generative cell, generative cell, ठीक है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, after that generative cell divides। जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होती है, याद रखना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको। Isn't it you know about the pollen it is haploid in a microsporogenesis, हमने इसको तो डिटेल में पढ़ा था उस टाइम। After that generative cell divides mitotically to form 2 main nuclei, 2 main nuclei। पॉइंट ऑफ याद रखोगे। अब पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर रहा है। आप देखो स्टाइल के अंदर गया, चला गया तो, लेकिन स्टाइल 2 तरह के हो सकते हैं। देखो अगर हमारे पास स्टाइल जो है वो हॉलो है, देखो मैं आपको समझाऊंगा, समझ लो ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल हो गया और ये हो गया हमारे पास ओवरी, ठीक है ना बेटा। अब ये वाला स्टाइल अगर आप देखोगे, ये स्टाइल हमारे पास हॉलो स्टाइल है, isn't it is hollow? The tube is formed here, it's a hollow tube. See, अगर हमारे पास ये pollen grain था, अब उसने क्या डेवलप किया, pollen tube, it will easily enter into this one, isn't it? तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, और ये समझ लो आप ये क्या है, ये जनरेटिव सेल के 2 न्यूक्लियस। ये तो एक कंडीशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाइल हॉलो है तो इजीली पेनिट्रेशन हो जाएगी, किसी ग्रोथ हो जाएगी, इजी ग्रोथ हो जाएगी, किसकी, पोलन ट्यूब की। अब ये भी कंडीशन हो सकती है ना, देखो मैं आपको ये दिखाऊं कि हमारे पास स्टाइल जो है, अब ये हो गया स्टिग्मा हमारा, ठीक है ना, और ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। अब यहाँ पे हमने देखा कि इट इज कवर्ड अप बाय द कवरिंग, इसको हमने देखा वहां पे भी तो कवरिंग है, हमने बोला ठीक है कवरिंग है, लेकिन बाद में हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा देयर इज अ सेल्स, हमने देखा इट्स पैक्ड हियर, ये जो पूरी तरह क्या है यहाँ पे पैक्ड है। तो हमने इस तरह के स्टाइल को क्या बोला, सॉलिड स्टाइल। क्या बोला बेटा, सॉलिड स्टाइल है, तो सॉलिड ही है। तो इस तरह के स्टाइल को आप बोल सकते हो दिस इज ए सॉलिड स्टाइल। अब इसमें जो एंट्री होगी किसकी, पोलन ट्यूब की, थोड़ा टफ होगी एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हॉलो स्टाइल था
तो इजी पेनिट्रेशन थी इसकी और इजी ग्रोथ भी थी पॉलन ट्यूब की। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, सॉलिड है, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम जब देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास पॉलन ग्रेन था, अब उसने क्या बनाया, पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब जो है एंट्री कर रहा है इसके अंदर। जब ये एंट्री करेगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या चांसेस है यहाँ पे ये चांसेस है कि जब ये एंट्री करेगा, व्हेन इट मूव थ्रू दीज सेल्स, isn't it? And these cells are called as what are these conductive cells. This is a conductive tissue. यहाँ पे जो टिश्यू इसको बोलते हैं कंडक्टिव या कंडक्शन टिश्यू बोल सकते हैं आप, या इसको बोलते भी है ट्रांसमिशन टिश्यू। आपसे पूछा जाएगा कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है इन केस ऑफ सॉलिड टिश्यू, पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ से, किसकी हेल्प से मूव करता है, तो आप बोलोगे वो ट्रांसमिशन टिश्यू या कंडक्शन टिश्यू की वजह से मूव करता है। याद रखना, आपकी पॉइंट पूछा जाएगा कभी। अब सॉलिड टिश्यू में हमने देखा ये, तो क्या हो सकता है, जो ये पॉलन ट्यूब मूव कर रहा है अब सेल्स के साथ स्ट्राइक करेगा। जब सेल्स के साथ स्ट्राइक करेगा इट में स्क्यूज आउट। ये ऐसा हो सकता है ना कि जो पॉलन ट्यूब का मटेरियल है, जैसे साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, ये वापस आ सकते हैं ना पीछे। जब ये टच करेगा स्क्यूज आउट पीछे हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हो जाता है, मैं दिखाऊंगा आपको। आप समझ लो ये हमारे पास पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा था, ठीक है ना बेटा, ये पॉलन ट्यूब है। अब हमने देखा यहाँ पे साइटोप्लाज्म किसका है, वेजिटेटिव सेल का है, isn't it? साइटोप्लाज्म इज देयर, यस। तो हमने बोला ये न्यूक्लियस होगा किसका, वेजिटेटिव सेल का, और ये हमने बोले ये दो मेन न्यूक्लियस होंगे जो जनरेटिव सेल से फॉर्म हो। जो ही आगे मूव करेंगे स्क्यूज आउट हो सकता है ना पीछे। टू प्रिवेंट दैट बैकवर्ड फ्लो व्हाट वी हैव अ कैलॉस प्लग्स हियर। तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब के अंदर क्या बनते हैं, प्लग्स बनते हैं। क्या बनते हैं, प्लग्स। ये कैलॉस, ये हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है कैलॉस, कैलाश के प्लग्स होते हैं। और कैलाश के प्लग्स क्या करते हैं, ये होते हैं पॉलीसेकेराइड, कैलाश से पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड, क्योंकि ये टच करेगा ना किसी चीज के, जो ही ये सेल्स के साथ टच करेगा मे बी इट विल मूव बैक, इसका बैकवर्ड फ्लो हो सकता है किसका, इस मटेरियल का। जैसे इसमें साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल का वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव, या हम बोलेंगे मेल दो न्यूक्लियस पीछे जा सकता है। टू प्रिवेंट दैट बैकवर्ड फ्लो व्हाट वी हैव हियर, वी हैव अ कैलॉस प्लग्स, कैलॉस, कैलो से हम बोल सकते हैं कैलोस प्लग्स, प्लग्स होते हैं यहाँ पे कैलोस, ठीक है ना बेटा। अब क्या होता है, जो ही ये फर्दर ग्रोथ करेगा, देखो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा, जो ही ये फर्दर ग्रोथ करेगा। अब इसने फर्दर ग्रोथ की, अब प्लग तो यहाँ पे था, अब इसने तो ग्रोथ की नहीं, नीचे जाएगा प्लग। अब यहाँ पे पूछेगा वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस उसका और किन का, जनरेटिव सेल का। अब यहाँ पे भी फिर से प्लग फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जितना ये बढ़ता जाएगा उतने नजदीक क्या हो जाए, न्यू न्यू प्लग जो है वो फॉर्म होते जाएंगे, ताकि ये टिप पे रहे और क्या हो जाए, बैकवर्ड फ्लो इससे ना हो जाए और आगे ये चलता जाए, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखोगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्टाइल। तो हम ये बोल सकते हैं, और एक पॉइंट अगर मैं ऐड करूं इसमें ग्रोथ में, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो स्टाइल है, तो हम बोलेंगे कि पॉलन ट्यूब जो है, pollen tube grows easily, isn't it? Grows easily in hollow style. hollow style में तो easily grow करेगा, इसमें कोई confusion मुझे बोलो फिर, easy grow करेगा, isn't it? Why? Because there is no barrier, no cells. But अगर हम बात करेंगे किसकी, Solid style. in case of solid style, okay, transmission cells, याद रखोगे ये पॉइंट, याद रखना, ट्रांसमिशन सेल्स या टिश्यू लिख सकते हो, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ, या ग्रोथ आप लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है ना। और क्या बनेंगे यहाँ पे, हम बोल सकते हैं, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, कैलॉस फ्लग्स, प्लग्स आर फॉर्म्ड, बनते कि नहीं बनते, यस, विच प्रिवेंट backward flow of what,
Vegetative. Cytoplasm of vegetative cell, vegetative nucleus as well as two main nuclei, isn't it? उसको backward flow से बचाएगा. तो this is what we call growth of the pollen tube. So most easy growth कहाँ पे है? स्टाइल के अंदर. और वो कौन सा स्टाइल होता है? हॉलो स्टाइल होता है. और सॉलिड स्टाइल के अंदर थोड़ा इसको क्या है, बैरियर्स है, क्योंकि वहाँ पे उसको सेल्स प्रेजेंट होती है. और कौन सी सेल्स इसको हेल्प करती है ग्रोथ में? दैट इज ए, या मूवमेंट में, दैट इज ए ट्रांसमिशन सेल्स. ठीक है, आगे चले फिर. ये हो गया यहाँ तक. उसके बाद हम देखेंगे अब पॉलन ट्यूब तो ग्रो कर रहा है. अब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू व्हाट? इनटू ओव्यूल. अब ये ओव्यूल के अंदर, ओरी के अंदर जाएगा. तो हम देख रहे हैं कि ओव्यूल गाइड कौन कर रहा है इसको? मुझे बता. मैंने तो बताए थे आपको वो सेल जो मैंने साइड में बताए थे आपको. जी सर. मैंने आपको साइनर्जिड्स पढ़ाए थे ना. जी सर. फिर मैंने आपको बताया था साइड के अंदर कुछ एक्सटेंशंस होती है. क्या बोलते हैं उनको? देखो जल्दी से. स्ट्रक्चर देखो किसका? ओव्यूल का, ओरी का. वहां पे मैंने दिखाए थे आपको. वो नीचे वो एक्सटेंशंस. सर कौन सा? Filiform apparatus. याद आ गया? Yes sir. So let's move forward with the next one. That is a filiform apparatus उनको बोलते हैं. Entry of pollen tube. Entry of pollen tube. याद आ गया? जी सर. Into ovule. अब ovule के अंदर इसको जाना है. ठीक है ना बेटा? पहले आप याद रखोगे, मैंने आपको बताया था ओव्यूल के दो एंड्स. एक है माइक्रोपाइलर एंड, दूसरा है क्लजल एंड. याद आ गया? Yes sir. अगर आपसे कोई पूछेगा किस एंड से एंट्री होती है, तो माइक्रोपाइलर एंड से होती है. किससे होती है? Micropylon. माइक्रोपाइलर. और माइक्रोपाइलर एंड में आप देखोगे हमारे पास दो साइनर्जिड्स होते हैं, जी सर. एक एग होता है, और फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं जो उसको गाइड करते हैं. जी सर. ठीक है ना बेटा? ये पॉइंट मैंने आपको इससे पहले बताया था. तो अगर हम बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे pollen tube enters into what? Pollen tube enters into Over. ovule through micropylar end. And are guided by, and is guided by filiform apparatus. And is guided by Filiform. filiform apparatus. ठीक है ना? जरा इस चीज को हम पहले देखेंगे. समझ लो मैं यहाँ पे ओव्यूल बना रहा हूँ. ठीक है ना बेटा? समझ लो ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये मैंने ओव्यूल बनाया. ठीक है? और ओव्यूल के हमने देखे ये वाला एंड जो है, यहाँ पे भी 3 सेल्स प्रेजेंट है. इनको हमने बोला था एंटीपोडल्स. याद आ गई? Yes sir. और ये एंटीपोडल्स क्या थी? हैप्लॉइड सेल्स थी. 3 सेल्स थी. Yes sir. और जिस साइड से एंटीपोडल्स थे, जब हमने एनाट्रोप्स ओव्यूल बनाया था, Yes sir. तो हमने इसको बोला था कलर्जल एंड. क्या बोला था? Colossal. कलर्जल एंड. याद आ गया? और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था इस एंड से कि हमारे पास सेंट्रल मेल, सॉरी दिस एग होता है, और 2 सेल्स और एक होती है, उनको हम बोलते हैं साइनर्जिड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? Synergy. तो हमने सेंटर वाले को एक्सेल बोला, और जो 2 साइड में है इनको हमने बोला साइनर्जिड्स. व्हाट वी हैव कॉल्ड देम? Synergy. साइनर्जिड्स हम इनको बोलते हैं. Yes sir.
आप समझ लो, फिर एक बार मैं बना रहा हूँ इसको। ये समझ लो आप, ये एग सेल है बड़ी वाली, और ये दो जो है ये क्या है, ये साइनर्जिड्स। ठीक है ना बेटा? और ये जो एंड मैंने आपको बताया था, इस एंड को हम बोलते थे माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते थे? माइक्रोपाइलर एंड। अब पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है वो कहां से? माइक्रोपाइलर एंड से, याद रखोगे आप। अब पॉलन ट्यूब समझ लो, ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, अब ये पॉलन ट्यूब एंट्री मारेगा किसके अंदर? किसके अंदर मारेगा एंट्री? अव्यूल के अंदर। और किस एंड से मारेगा? माइक्रोपाइलर एंड से। जब ये माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री मारेगा किसके अंदर? अव्यूल के अंदर। इट विल डिस्पेस टू मेल न्यूक्लियस इनटू द व्हाट? इनटू वन ऑफ द व्हाट? वन ऑफ द साइनर्जिड। समझ लो, इसे दो मेल न्यूक्लियस जो है इस साइनर्जिड के अंदर डाल दिए, रेड वाले मैंने दिखाई। क्या हो गया कि पॉलन ट्यूब एंट्री कर गया थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। अब जब एंट्री होगी किसकी? पॉलन ट्यूब की, किसके अंदर? माइक्रोपाइलर के थ्रू, किसके अंदर? साइनर्जिड के अंदर। अब साइनर्जिड वाल को डिजनरेट करेगा, साइनर्जिड सेल को डिजनरेट करेगा, और खुद भी इसकी वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाएगा और डिस्पैच कर जाएगा दो मेन न्यूक्लियस किसके अंदर? वन ऑफ द साइनर्जिड। जरूरी नहीं इस वाली या उस वाली में डिपॉजिट करेगा। ठीक है ना? एंट्री की बात करो। अब एक मेल न्यूक्लियस क्या करेगा? इट विल फ्यूज विद दिस एग टू फॉर्म ए जाइगोट। और अनदर मेल न्यूक्लियस जो हमारे पास दो सेंट्रल, आपने देखा वो सेंट्रल सेल जो थी, उसके बाद जो दो पोलर न्यूक्लियस थे वो इन दो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगी और बनाएगी, ट्रिपल फ्यूजन करेगी। क्या करेगी? ट्रिपल फ्यूजन। याद रखना, मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ इस चीज को कि पॉलन ट्यूब एंट्री कर गया थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड से जब एंट्री की, एक दो मेल न्यूक्लियस जो है वन ऑफ द साइनर्जिड के अंदर क्या कर दिए? डिस्पैच कर दिए, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो डिजनरेट हो गया, और पॉलन ट्यूब भी साथ में क्या हो जाएगा? डिजनरेट हो जाएगा। अब एक मेल न्यूक्लियस जो है वो एग के साथ फ्यूज हो सकता है, जाइगोट फॉर्म कर सकता है, और उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होगी। और दूसरा मेल न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा? बाइंड हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। इसको हम बोलते हैं, इस बड़ी सेल को सेंट्रल सेल, ये बोलते हैं ना बेटा, सेंट्रल सेल। और इन दो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं टुगेदर? पोलर न्यूक्लियस। पता तो है आपको, ठीक है ना? अब इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? इसको एग बोलते हैं, और इन दो को साइनर्जिड्स बोलते हैं, इनको एंटीपोडल बोलते हैं। यू नो अबाउट दिस थिंग्स। तो हम ये लिख सकते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट में, द पोलन ट्यूब dispatches two male nuclei the pollen tube dispatches two male nuclei in one of the synergids, isn't it? ये होगा ना। उसके बाद vegetative cell, vegetative nucleus and pollen tube degenerates हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद क्या होगा? one male nucleus fuses with one male nucleus fuses with egg, isn't it? To form zygote. zygote बनाएगा, ठीक है ना? Another male nucleus, अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा दूसरे में? Another male nucleus fuses with polar nuclei, okay, to form primary endosperm. What they form? Primary endosperm. याद रखोगे आप, to form primary endosperm cell by triple fusion.
किससे बेटा? Triple fusion. क्योंकि 3 न्यूक्लियर मिल रहे हैं ना, ट्रिपल फ्यूजन। Yes, sir. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है वो फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म Form. सेल। ठीक है ना बेटा? अगर मैं यहाँ पे इस चीज को थोड़ा हाईलाइट करूँ, डायग्रामिकली आपको समझाऊं, आप इस चीज को समझोगे, ठीक है ना? चलो देखते क्या हो जाएगा। हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको डायग्रामिकली देखूं कि फर्टिलाइजेशन होगी, अब होगी कि नहीं होगी, Yes, sir. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हमने क्या देखा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने जब फिर से हमने किसको बनाया, एम्ब्रियोसेक को बनाया, Yes. हमने देखा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि 3 एंटीपोडल जो है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज एंटीपोडल्स। Yes, sir. क्या हो गई बेटा? Degenerate. डिजनरेट हो गए, खत्म हो गए। ये हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है। Yes, sir. उसके बाद देखा हमने सेंटर पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन गया। कैसे बन गया? 2 पोलर न्यूक्लियर और एक मेल न्यूक्लियस बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. इसको हमने बोला, हमने यहाँ पे हो गया ट्रिपल फ्यूजन। हो गया कि नहीं हो गया? ट्रिपल फ्यूजन से तो बन गया। Yes, sir. तो हमने देखा ये सेल जो बन गई, इसका नाम हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये बोला। Yes, sir. इसको हमने बोला PEC, दैट्स प्राइमरी एंडोस्पर्म Cell. सेल। और इस न्यूक्लियस को क्या बोलोगे फिर? क्या बोलोगे आप? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, Yes. Yes. PN। Yes, sir. हो गया ना कॉमन सेंस? Yes, sir. आगे चलते हैं। एंटीपोडल जो देखे आपने, मैं दिखाऊंगा ऐसे, ये 2 एंटीपोडल्स क्या हो गए? डिजनरेट हो गए। Yes, sir. और हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, मुझे बताओ? जाइगोट बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? Yes, sir. What will be formed here? Now this will be the form, that is a zygote. Yes. तुम्हारे पास जाइगोट बन गया। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन की कहानी में बता रहा हूँ Yes, sir. कि फर्टिलाइजेशन बन गया। जरा मुझे बता, जब हमने एम्ब्रियो सेक को पढ़ा था, हमारे पास कितनी सेल्स थी? अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे, देखो बेटा, अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे तो हमने बोला था हमारे पास 7 सेल्स थी। Yes, sir. इट वाज 7 सेल्ड। Yes, sir. और इसको 8 न्यूक्लियस थे, ये हमने पढ़ा था ना, Yes, sir. 8 न्यूक्लियस था। जरा मुझे बताओ, जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जरा आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो क्या हो गया? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने देखा कितनी सेल्स रहेगी? एंटीपोडल्स खत्म हो गई, Yes, sir. साइनेरिड्स खत्म हो गई। यस, अब 2 ही सेल्स रहेंगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड जाइगोट। जरा देखो रहेगी ना, Yes. तो हम ये बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या रहती है? 2 सेल्स, 2 सेल रह जाता है एम्ब्रियो सेक। और जब 2 सेल रहेगा तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्या क्या रहेगा, तो आप बोलोगे प्राइमरी Endosperm cell. एंडोस्पर्म सेल And zygote. और Zygote. हमारे पास रह जाएगा जाइगोट। Yes, sir. तो हमने क्या बोला, ये ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा और ये फर्टिलाइजेशन से बनेगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाती है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. अब इसको आगे ले जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, इसको आगे चलाएंगे, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक चीज याद रखोगे बेटा, Yes, sir. मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो ट्रिपल फ्यूजन है ना, ट्रिपल फ्यूजन, जी सर। ये खाली कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स का, जिम्नोस्पर्म्स का नहीं है। जी सर। जो इंडोस्पर्म बनता है ना, जो हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिपल फ्यूजन हो गया, जी सर। ये ट्रिपल फ्यूजन जो है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स। ये पॉइंट ऑफ याद रखो, ये नोट करना, इसमें कभी पूछा जाए जिम्नोस्पर्म्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। ठीक है।